Hi everyone. As we have always seen the side of toppers, their stories, I have decided at IS Ganga that I will take an initiative to bring the stories of aspirants, common aspirants like you, in the front side so that we can learn from their story. And that's why I have started IS Ganga UPSC audio podcast and this is the first episode of this podcast. आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन इफ यू हैव लर्न इवन 1% फ्रॉम दिस पॉडकास्ट बिकॉज देन ओनली आई विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट on such platform then you can fill the form given in the pinned comment. Let's start it. ठीक है मोहित, सो यू आर द फर्स्ट गेस्ट ऑफ दिस ऑडियो पॉडकास्ट जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द स्टोरीज ऑफ एस्पायरेंट्स, द साइड ऑफ द एस्पायरेंट्स. तो मोहित, आप फर्स्टली अपने बारे में एक बार ब्रीफ में बता दीजिए, अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए. Okay, sir. So last year in 2025, I have completed my graduation in history from Delhi University, and from then onwards, I started preparing for UPSC. But I gave my first attempt while I was appearing in college, and sir वो बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब मेरे को तो इतना पता नहीं था कि attempt की वैल्यू भी होती है, and मैंने ऐसे दे दिया just to get a glance of this exam. And उसके बाद ड्यू टू सम पर्सनल चैलेंजेस और मतलब काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं सेकंड अटेम्प्ट की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया. जो हमारा मेंस का टाइम होता है, मतलब जब ये जैसे अपना मई में रिजल्ट, जून में रिजल्ट आया था, जून से दिसंबर में मैं किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस था जिसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया था. बट मैंने जैन से वापस तैयारी स्टार्ट की अपनी, एंड उसके बाद मैंने प्रीलिम्स दिया ये, एंड मेरा बहुत कम मार्जिन से रहा. इस बार तो सीसेट हो गया था, पिछली बार सीसेट हो गया था, आई डोंट नो हाउ. एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. बट वही है सर, थोड़ी गाइडेंस की प्रॉब्लम आ रही है. मतलब आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ डिफरेंट वे, एंड द सिलेबस इज वेरी वास्ट एज वी ऑल नो. तो उसमें भी सर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो फर्स्टली इट इज़ गुड दैट यू हैव बीन वेरी ऑनेस्ट रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड जो आपने अभी तक मिस्टेक करी वो भी आपने क्लियरली बताई. यस सर, आई एम एक्सेप्टिंग एवरीथिंग. ठीक है, गुड. एंड ये भी एक अच्छी बात है कि आपका सी सेट क्लियर हो रहा है 2 अटेम्प्ट से, स्पेशली 2026 का आपने सी सेट क्लियर करा है. तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थी? फर्स्टली आई जस्ट वांट टू नो दैट. सर माय मोर फोकस वाज ऑन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, क्योंकि सर उसमें मतलब प्रैक्टिस से ना बहुत ज्यादा इजीली हो जाते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व. एंड बाकी मैंने ज्यादा क्वांट पे फोकस नहीं किया, रीजनिंग पे फोकस किया था, जिसने मेरे को इस बार हेल्प किया. पर मेरे जैसे इस बार पता है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बहुत कम आए थे, एंड रीजनिंग के भी कम थे और टफ भी थे जितने भी थे. तो मतलब क्वांट के भी मैंने कर दिए. मतलब वही है, उस मोमेंट में ना कॉन्फिडेंस नहीं यूज किया, क्योंकि आई हैव सीन जो मेरे साथ में टेबल पे बैठे थे ना, एक वन ऑफ द पर्सन स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर सीइंग द पेपर. ओके, इन द एग्जाम हॉल इटसेल्फ. सबको ही था क्योंकि मेरे लिए टफ था, सबके लिए टफ था, वो बहुत ही ज्यादा टफ था. वो सीसेट तो बहुत ज्यादा था सर. एंड बट वही बात है, अपने आप को उस मोमेंट पे संभालना ही सबसे बड़ी बात होती है. गुड. देखो, कम्प्रीहेंशन इस साल तो काफ़ी ज़्यादा टफ था. तो आपने जैसे कम्प्रीहेंशन के जो सवाल है वो तो डिबेटेबल भी है, मतलब उस पर तो रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा डला था. तो आपको क्या लगता है, मतलब कम्प्रीहेंशन के जब आपने यूपीएससी के आंसर की मैच कराई थी जो उन्होंने प्रोविजनल अभी रिलीज करी, तो उसमें आपका मैच कर रहा था आंसर? हाँ सर, उसमें मैच कर रहा था, बहुत काफी हद तक करते थे. मतलब मेरे कॉम्प्रीहेंशन में जहां तक मुझे याद है मेरे 4 गलत थे बस, बाकी सब सही थे. गुड गुड. ठीक है, तो सी सेट आपका कंफर्टेबल है. आई वुड सजेस्ट नेक्स्ट ईयर स्टिल फोकस ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट, बिकॉज जिस तरीके का इन्होंने इस बार कंप्रीहेंशन बनाया है तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि भाई उसमें आंसर एक तो वेग है, और पहले की तरह जैसे आपको पता होगा एलिमिनेशन टेक्निक कंप्रीहेंशन में वर्क करती थी, है ना, तो वो इस साल इतनी वर्क नहीं कर रही थी. तो इट इज अ नाउ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि आप मैथ्स रीजनिंग को मास्टर करो, पहले मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट ये गारंटीड है कि आपका करेक्ट होगा आंसर, है ना. ठीक है, बट अब वो आपका इतना बड़ा इशू नहीं है. तो अभी यहाँ पे आते हैं. तो देखो, फर्स्टली आपकी जो मेरे ओपिनियन में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आप पूरे एफर्ट के साथ में एफर्ट डालते हो, एग्जाम देते हो और आपको फेलियर मिलता है तो आप स्ट्रेटेजी सीखोगे. लेकिन जब आप बिना एफर्ट के एग्जाम दोगे और उसको क्लियर नहीं करोगे तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी. तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, ये एक अच्छी चीज़ है. ठीक है, तो ये अपने साथ में ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना कि आप एक रेस्पॉन्सिबल इंसान हो, आप अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हो. अब गलती मेरे ओपिनियन में कहाँ पे हो रही है, तो सबसे बड़ी गलती जो हो रही है, जैसे आपने बताया था कि हिस्ट्री में चैलेंज आ रहा है, एसे में चैलेंज आ रहा है, जीएस में भी थोड़ा बहुत चैलेंज है. मेरे ओपिनियन में ये सारे चैलेंजेस आर
बीइंग फेस्ड बाय ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर बिगिनिंग, ठीक है, यस है सर, ना। लेकिन आपका जो स्पेसिफिक मुझे इशू लगा, जो कि वो भी काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ में, वो है कंसिस्टेंसी का। जैसा आपने बताया आपने जनवरी में स्टार्ट करा, ठीक है, तो उसके पहले हमें एक कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करनी है। ऑल्दो यू आर डूइंग दिस नाउ, यू आर स्टार्टिंग फॉर मेंस, ठीक है, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो ये कंसिस्टेंसी आपको रेगुलर बनाए रखनी है, और आपकी ओवरऑल एग्जाम ये इंटेलिजेंस का नहीं है मेरे ओपिनियन में। जब हम डेली कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ती जाती है, ठीक है, तो वो हमें सक्सेस दिलाता है। तो आप कुछ ऐसा करो, डेली 1% इंप्रूवमेंट करो कि आपका जो सक्सेस है उसके चांसेस बढ़ते जाएं, ठीक है। दूसरी चीज आपने कहा था, जब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे क्वेश्चन में, तो कॉन्फिडेंस का एक इशू है, ठीक है। तो देखो कॉन्फिडेंस मेरे ओपिनियन में, कॉन्फिडेंस विल कम व्हेन यू विल कीप प्रोमिसेस विच यू हैव मेड टू योरसेल्फ। जब आपको ये पता है कि मैंने ये टारगेट सेट करा था, ये मैंने खत्म करा मेरी साइड से, जैसे एग्जाम में आपने जो करा सी सेट के अंदर, आप घबराए नहीं, आपको जो आता था आपने वो करा, ठीक है। तो ये जो चीजें आप जो डेली टारगेट सेट कर रहे हो, ठीक है, अगर वो आप टाइम पे कंप्लीट करते जाओगे, धीरे धीरे यू विल सी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन मेरे ओपिनियन में इन टूडेज टाइम इन दिस एग्जाम, मोर देन कॉन्फिडेंस सेल्फ ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, जो आपने दिखाया था सीसेट वाले पेपर में। मैं आपके एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। देखो कॉन्फिडेंट बहुत सारे स्टूडेंट थे क्योंकि वो प्रिपेयर करके गए थे, है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न इस साल काफी ज्यादा बदल गया रीता, तो है ना, तो वहां पे कॉन्फिडेंस, अब जो प्रिपेयर आप करके गए थे वो आया ही नहीं, तो कॉन्फिडेंस तो आपका शेटर होना ही है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपकी मदद करता है सेल्फ ट्रस्ट, कि नहीं मैं इसको मैनेज कर लूंगा, मैं इस पेपर में भी कुछ तो अच्छा कर लूंगा। तो हमें सेल्फ ट्रस्ट की तरफ जाना होगा, ठीक है। और वो तब आएगा जब आप खुद के साथ जो वादे कर रहे हो, खुद के जो टारगेट सेट कर रहे हो, वो खत्म करते जाओ। तो ये कंसिस्टेंसी का ही पार्ट है, जब कंसिस्टेंट रहोगे तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके डेवलप होगी। और अब आते हैं थोड़ा स्पेसिफिकली ऐसे पे, क्योंकि आपने ऐसे के रिगार्डिंग डाउट पूछा था। तो मेरे ओपिनियन में ऐसे के अंदर सबसे मेन चीज जो है, वो हम सोचते हैं कि भाई राइटिंग का इशू है। नहीं, ऐसे राइटिंग का इशू नहीं है, ऐसे थिंकिंग का इशू है। थिंकिंग प्रॉब्लम है अधिकतर स्टूडेंट्स को। अगर आप मल्टी डायमेंशनली किसी भी टॉपिक को देख लोगे, ठीक है, जो मैंने फ्रेमवर्क्स बताए थे उसमें मैं सोचना ही बता रहा हूँ कि कैसे आपको सोचना है, तो आपके पास में डाइवर्स पॉइंट्स होंगे, वो आपको मजा भी आएगा लिखने में कि हाँ मैंने काफी यूनिक पॉइंट इस ऐसे पे इस टॉपिक पे आइडेंटिफाई करें, वो आप लिख भी दोगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर मैंने अभी आपकी वो वीडियो देखी थी जो आपने अभी अपलोड की अभी लेटेस्ट, हम्म, तो सर उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। जैसे कि अभी आपसे बात करने से पहले मैं एक ऐसे पे ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था, उसका नाम था ट्रुथ नोज नो कलर। तो सर अब डायमेंशन आपने कहा था वाइडली सोचने की, जो कोई ना सोच सके ऐसा सोचना, बहुत ज्यादा अपने दिमाग को भूल गए। तो अब मैंने एक ऐसा डायमेंशन सोचा सर, अब आप बताओ सही है नहीं, पर मैंने बस सोचा है कि जैसे एक फार्मर है, वो ज्यादा अपनी उसकी फील्ड की ईल्ड के लिए, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए उसको बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड लगाता है एंड फर्टिलाइजर लगाता है, बहुत सारे केमिकल्स यूज करता है। बट ट्रुथ ये है कि जब वो मतलब ये फूड फार्मर की प्लेट पे सर्व होगा या फिर ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि वो फार्मर खा रहा है, फार्मर के बच्चे खा रहे हैं, कोई और खा रहा है, वो फूड कौन खा रहा है। तो मतलब वही बात है कि ट्रुथ नोज नो कलर, कि जो है वो तो होना ही है। देखो आई वुड से यू हैव गोट अ वेरी गुड डायमेंशन, और इसी तरीके से लिखना है इसे। ऐसे शुड अपीयर, हाँ बहुत अच्छा डायमेंशन है, ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही सोचना है, और ऐसे ही लिखना है। ऐसे शुड अपीयर एज इफ यू आर टॉकिंग टू दी रीडर। हाँ यस सर, है ना। और जैसे आपने बोला है, तो वो एक हार्ट टचिंग पॉइंट है कि हाँ इस तरीके से हमें सोचना होगा इस चीज के बारे में, ठीक है। जैसे सुबह मैंने ऐसे का वो पढ़ा अपना टॉपिक फर्टिलाइजर वाला, एंड उससे भी पहले मैंने कंप्लीट किया हुआ, तो मैंने तो जस्ट वैसे सोचा कि चलो सोच के देखते हैं कि जितना सोच सकते हैं। हाँ, तो इसमें अप्लाई हुआ, तो मैंने सोचा सर आपसे पूछूंगा कि मतलब ये कैसे है। तो ऐसे ही लिखना है। बहुत ज्यादा हम वोकेब पे फोकस करते हैं कि वोकेबलरी होनी चाहिए, ये सब मेरे ओपिनियन में थिंकिंग जितनी वाइड होगी, जितनी आपकी डिफरेंट होगी, और उसके लिए कुछ फ्रेमवर्क से उनका इस्तेमाल करोगे। नॉलेज का इशू नहीं है ऐसे, राइटिंग का भी इशू नहीं है, क्योंकि बचपन से हम ऐसे लिखते आ रहे हैं। बस यूपीएससी में ऐसा है कि आपको 1000 से लेके 1200 वर्ड्स का लिखना है, एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन करना है, तो वहां पे फिर हमें मल्टी डायमेंशनली थिंक करना रहता है। इसको कीप इट रखो। और व्हाट आई वुड सजेस्ट, जो बाकी स्टूडेंट्स को भी काम में आएगा, कि आइडिया बैंक एक क्रिएट कर लो, या तो डिजिटली या फिर आप फिजिकली नोटबुक में, ठीक है। जैसे आपने टॉपिक देखा, आपको ये आइडिया है, ये लिख लो। नाउ जस्ट रिमेंबर, आप जब पेपर दे रहे होंगे अगले साल का मेंस, तो उस टाइम तक आपके पास कितने सारे यूनिक आइडियाज कलेक्ट हो चुके होंगे। यस सर। अब आपको क्या करना है, पेपर के टाइम पे उसके
एक महीने एक हफ्ते पहले वो सारे ऐसे टॉपिक्स और उनके रिगार्डिंग जो भी आपके माइंड में आइडियाज थे वो सब आपको रिवाइज करके जाना है। और एग्जाम में Yes. आपके पास में काफी सारे यूनिक आइडियाज होंगे। ठीक है, तो Yes. ये आप कर लेना एक डिजिटल फॉर्मेट में। और अगर लिखने में आपको इशू आता है तो आई वुड सजेस्ट वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी एक अपने डिजिटल फोल्डर में अपलोड कर सकते हो कि ये Yes, ऐसे sir. का टॉपिक था और मैंने ऐसा आइडिया सोचा और इसको मैं यूज कर सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो ऐसे आई होप आपको थोड़ा भी क्लियर हुआ होगा, है ना? ठीक है, हाँ सर, मेरे को इतने टाइम से डाउट था, वो एक वीडियो ही मतलब इतना हेल्प कर दिया। थैंक्स थैंक्स अलॉट। अभी हम आते हैं जीएस वर्सेस आपका जो जीएस प्रीलिम्स वाला पार्ट है। तो देखो मेरे ओपिनियन में सीसेट अगर आप क्लियर कर रहे हो तो यानी कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप एग्जाम में स्ट्रेस को भी मैनेज तो कर पा रहे हो, स्पेशली इस साल के सीसेट को अगर आपने मैनेज करा है तो आई थिंक जीएस भी मैनेज हो गया था, मतलब मैंने वो नहीं किया कि अरे मैं मतलब जैसे लोग क्या करते हैं कि पहले पॉलिटी के क्वेश्चन करते हैं, तो इस हाँ वजह से हाँ पॉलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। हाँ हाँ। तो वो मैंने मैनेज कर लिया था, पर दिक्कत ये रहेगी कि एक तो मैंने ओवर अटेम्प्ट बहुत ज्यादा कर दिया। आपने कितने अटेम्प्ट करे? 95। ओके, तो 95 आपने, मतलब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है काफी ज्यादा। हाँ सर, और उसमें भी 10 मिनट पहले हो गया मेरे पेपर। ओके, तो मैंने आप हाँ मैंने एक बताओ। स्ट्रेटेजी देखी थी कोई सर की। हम्म। उन्होंने जैसे बताया था कि पहले आपको पहले 20 मिनट में सिर्फ पेपर को फ्लिप करना है। ठीक है। और जैसे कई क्वेश्चन थे, जैसे मेरे को पता था एक क्वेश्चन था कि एम्प्टी सीट ऑफ द बुद्धा वाज मेंट टू सिग्निफाई व्हाट, तो मुझे पता था कि उसमें वो मेडिटेशन ऑफ बुद्धा ही है। तो वो क्वेश्चन जैसे मेरा एक एक कितने 5 सेकंड में हो गया, तो मैंने वो साथ और मार्क पे फिल कर दिया। ऐसे करके मेरे 10 से 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही हो गए थे। जब आप उससे फ्लिप फिर कर रहे वैसे थे पेपर को। कॉन्फिडेंस उससे फिर वैसे कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ ये कितना भी हार्ड हो मैंने तो कर लिया। पर हम्म, फिर वो कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से मैंने अटेम्प्ट ज्यादा कर दिया आगे चल के। तो आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए और वो गलत हो गए, तो हाँ इनकरेक्ट गलत हो गए। नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका स्कोर फिर कितना आया? स्कोर सर मेरा बन रहा था 70 पॉइंट कुछ। अच्छा, तो यानी कि आपने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा, कुछ कुछ क्वेश्चंस को। हाँ सर, तो वही वही वही, या तो क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा, कई तो ये थे, तो आपने एनालाइज भी तो कई करा होगा, आते भी नहीं थे मुझे, कई आते भी नहीं थे। तो फिर आपने कैसे अटेम्प्ट करा? सर वो मैंने थोड़े वो एलिमिनेशन ट्रिक्स देखे हुए थे। ठीक सर है। वो इस साल कुछ भी नहीं लगे। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक पे भी मैं सोच रहा हूँ आगे वीडियोस बनाने का। उस वो देखो कुछ कुछ एलिमिनेशन टेक्निक है जो लग रही थी और कुछ नई वाली हाँ टेक्निक्स कुछ भी हैं। लग भी रही थी, बट हम्म बहुत सी मतलब मैंने वो देख ली थी, थोड़ी वेग वाली भी देख ली थी हम्म। कि मतलब जिनका कोई सेंस नहीं है, बस हाँ पिछले क्योंकि सालों से लगती हुई आ रही है तो भी लगा रही है। हाँ हाँ वो नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं। तो बेसिकली आई थिंक मेन इशू वाज इन जीएस दैट यू ओवर अटेम्प्टेड एंड यू मिसरेड सर्टेन क्वेश्चंस। यस सर। बट गुड थिंग फॉर अदर्स टू लर्न इज दैट कि पहले 15 मिनट में पेपर फ्लिप कर लो। एक तो आइडिया मिल यस। जाएगा पेपर कैसा आया है, दूसरा कुछ क्वेश्चन देखते देखते भी सोल्व हो जाएंगे, तो उससे कॉन्फिडेंस यस बढ़ जाएगा। तो ये आपने एक अच्छा काम करा। नाउ यस। कंसिस्टेंसी पे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक चीज जो प्रैक्टिकल है कि वो आप अप्लाई करने की कोशिश करना कि एक अपना है ना हैबिट लूप बना लो। जैसे अगर आपको लंच करना है तो उसके पहले आपका एक हैबिट लूप रहेगा कि मैं ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट ये सब खत्म कर लूंगा, फिर इसके बाद में लंच करूंगा, अदरवाइज मैं लंच नहीं करूंगा। ठीक है, जब लंच कर लो तो लंच के जस्ट बाद में आपका कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए कि मैं करंट अफेयर्स देख लूंगा फटाफट से, वीडियो एनालिसिस देख लूंगा या कुछ स्ट्रेटेजी देख लूंगा। ठीक है, तो आपके दिन के वो पार्ट जो होने ही है, है ना, जो पार्ट आपके होने ही है दिन के, उनको आप ऐड कर दो अपनी स्टडीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इवनिंग में वॉक करने जा रहे हो तो वॉक करने के दौरान, उसके पहले, उसके बाद, वो तो आपको करना ही है, तो उसके पहले और उसके बाद में आप पढ़ाई को इंटीग्रेट कर दो किसी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक हैबिट लूप बन जाता है कि आप कुछ हैबिट्स हैं जो आपकी हैं ही सही, वो आप करने ही करोगे सही, तो उसके साथ में आपकी पढ़ाई भी इंटीग्रेट हो जाती है, तो वो कंसिस्टेंसी में थोड़ा ईजी हो जाता है, आप कंसिस्टेंट रहते हो। ठीक है, सेकेंडली आपने बताया कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना? मेरे ओपिनियन में सेल्फ स्टडी से ही ये एग्जाम निकलता है, क्योंकि यूपीएससी जिस तरीके की चीजें पूछ रहा है वो कोई पढ़ा भी नहीं सकता। ठीक है ना? और इसी कारण से सेल्फ स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मेरे ओपिनियन में जो सबसे बड़ा इशू है सेल्फ स्टडी के साथ, कि आपको फीडबैक नहीं मिलता। हाँ सर, ये तो है ना? ऑल तो ये चीज तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लोगे तब भी इतने सारे स्टूडेंट है कि पर्सनल फीडबैक तो आपको वैसे भी मुश्किल ही है मिलना। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी में ये एक सबसे बड़ा इशू है कि फीडबैक आपको नहीं मिलता, और जब तक वो मिलेगा तब तक इतना टाइम निकल चुका होगा कि हो सकता है आपका मतलब उसको सुधारना मुश्किल हो जाए। समझ रहे हो? तो सेल्फ स्टडी अच्छा है, नॉलेज भी अच्छी है, बट अगर एक्सटर्नल इवेल्युएशन नहीं हो रहा तो जस्ट आपको लगेगा कि यू आर डूइंग प्रोग्रेस, बट इट इज जस्ट इल्यूजन ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा वो। तो मेरे ओपिनियन में एक फीडबैक लूप सेट कर सकते हो। उसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका मेरे ओपिनियन में, जो भी पढ़ रहे हो उसके बाद में पीवाईक्यू सोल्व करो। इंस्टेंट फीडबैक है, आपको पता पड़ जाएगा आपने अच्छे से पढ़ा क्या मिस हो गया। ठीक है, फिर चाहो मॉक्स दे सकते हो,
पीयर डिस्कशन कर सकते हो अगर कोई दोस्त है तो, बट पीयर डिस्कशन में ये है कि थोड़ा टाइम मेरे ओपिनियन में ज़्यादा चल जाता है, तो पीयर क्यू और मॉक पे फोकस करना, और फिर बाद में अगर आपको लगता है तो आप मेंटर रिव्यू टेस्ट सीरीज के जरिए मेंटर फीडबैक मिलता है, वो सारी चीज़ें भी देख सकते हो, बट फीडबैक को यस अपना स्ट्रॉन्ग रखना, अदरवाइज आपको पता नहीं होगा आप कौन सी गलती कर रहे हो। ठीक है। यस फिर आपने कहा कि मैं ये मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ कि जीएस प्री और मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड है ना? हाँ सर, मतलब ये मार्केट में बहुत चल रहा है कि सभी कहते हैं इंटीग्रेटेड है, हाँ। और ये टीचर्स ही हैं जो मतलब ज्यादा कहते हैं, जो कोचिंग वाले बड़े बड़े। ठीक है, तो आपको क्यों लगता है, पहले मैं आपकी साइड जानना चाहता हूँ, मेरा तो रिस्पॉन्स रेडी है, मेरा क्या सर ओपिनियन है, बट आप बताओ। हाँ सर, सर बेसिक्स तो दोनों के लिए जरूरी है, हम्म मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो आएगा वो दोनों में ही। हम्म पर लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही गलती की थी हम्म कि मैं ये पढ़ रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये जो प्रीलिम्स में है, यही मेंस में आके आएगा। हम्म या वो कोचिंग वाले ये करते हैं, जैसे मैंने एक कोर्स भी ज्वाइन किया था, एक कोचिंग नाम मत लेना, इंस्टीट्यूट, नाम मत लेना, हाँ। नाम नहीं ले रहा, हाँ हाँ एक सब्जेक्ट भी था पर्टिकुलर, हाँ हाँ। एंड उन्होंने बस अपनी डिक्टेशन दी, हम्म समझाया कॉन्सेप्ट और हम्म आगे बढ़ गए। उन्होंने ये नहीं बताया इसका आपका यूज कहाँ आएगा। हम्म तो सर वो चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट रहती है, और मेंस हम्म में पूरा अलग है कि आपके पास एक वन पेज नोट्स रेडी रहने चाहिए, जिसमें आपका डेटा भी हो हम्म एंड डेफिनेशन हो, कंक्लूजन हो, ये सब होना चाहिए। हम्म प्रीलिम्स के लिए वही आपके नोट्स होने चाहिए कि वहां पे, क्योंकि आपकी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करते हैं, हम्म तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होने चाहिए हम्म कि हाँ अगर प्रेसिडेंट है तो ये फंक्शन प्रेसिडेंट कर सकता है या नहीं। हम्म और अगर आपके ये मेंस के नोट्स है तो उसमें होना चाहिए प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कौन सी है, एंड उसकी सिचुएशनल पावर कौन सी है, ये सब होना चाहिए। तो मतलब दोनों वैसे देखा जाए तो इंटीग्रेटेड भी है, बट काफी हद तक बहुत ज्यादा अलग भी है, तो उसको साथ में लेके नहीं चलना चाहिए मुझे। देखो मतलब मेरे ओपिनियन में ये है कि अगर कोई आप बंदा जैसे जैन से स्टार्ट कर रहा है, जून से स्टार्ट कर रहा है, तो पहले वो अपने बेसिक्स पे फोकस करे, जैसे उसके बेसिक्स क्लियर हैं तो वो मेंस पे फोकस ज्यादा करे पहले। ठीक मतलब है, मैंने ऑब्वियसली अभी तक कोई ट्री भी नहीं क्लियर किया, बट मेरा ओपिनियन ये है। गुड गुड, ठीक है। एंड देन देखो उसके बाद आपका उसको ओपिनियन प्रीलिम्स में शिफ्ट करना काफी हद चाहिए। तक सही है ना? देखो इसको यस मैं सर। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ओवरऑल बेसिकली चीज क्या है कि नॉलेज इंटीग्रेटेड है। फॉर हाँ सर, ये एग्जाम्पल तो है। आप जो पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्री के लिए भी पढ़ना है, मेंस के लिए भी पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए भी सेम ही है ना? ठीक है। यस सर। नॉलेज वाला जो पार्ट है वो इंटीग्रेटेड है, एंड बेसिकली वाई टीचर्स है कि इंटीग्रेटेड है, क्योंकि वो नॉलेज ही तो दे रहे हैं आपको, है ना? ठीक है। हाँ तो सर, ये तो है। है ना, इसलिए वो कहते हैं कि भाई वो इंटीग्रेटेड है, क्योंकि वो नॉलेज इंटीग्रेटेड है, नॉलेज सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही रहेगा। बट स्टूडेंट को लगता है कि इंटीग्रेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको वहां पे अप्लाई करना है। और प्रीलिम्स में क्या है, पूरा गेम है रिकॉग्निशन का। आपने फटाफट से 4 ऑप्शन देखे, करेक्ट आंसर रिकॉग्नाइज कर लिया या किसी पैटर्न से उसको रॉन्ग को एलिमिनेट कर दिया, तो आपको मिल गया आंसर। ठीक है। प्रीलिम्स यस रिकॉग्निशन का गेम है। कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ के गए और कितने अच्छे से आप वहां पे रिकॉग्नाइज कर सके, सही आंसर को गलत को हटा सके, इसका गेम। मेंस है आपका एक्सप्लेनेशन का, कितने अच्छे से आपको कॉन्स्टिट्यूशन की वो लाइंस याद है, क्योंकि जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है जीएस2 में, उन्होंने एज इट इज वो लाइन लिखी है आर्टिकल की, जैसे आर्टिकल 14 जो कह रहा है वो एज इट इज वो लाइन लिखी है। ठीक है। तो मेंस में आपको यस एक्सप्लेन करना है, और इंटरव्यू में क्या रहता है, वो आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इंटरव्यू में उसी कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन कैसे, जैसे अगर लॉ एंड ऑर्डर है, रायट हो गए, या कहीं पे डाउरी हो रही है, तो आप क्या करोगे, तो वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को अप्लाई करोगे। ठीक है। सर। तो स्टूडेंट को हर एक स्टेज पे अलग अलग तरीके से उस नॉलेज का यूज करना होता है, तो इस बात को स्टूडेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना? ठीक है। तो मेरे ओपिनियन में हम प्रिपेयर तो नहीं कर सकते सेपरेटली, वी विल हैव टू प्रिपेयर फॉर प्री मेंस इंटरव्यू इन एन इंटीग्रेटेड वे, बट डोंट प्रैक्टिस आइडेंटिकली। प्रैक्टिस जब कर रहे हो तब आपको प्री के हिसाब से पैटर्न रिकॉग्निशन, करेक्ट आंसर रिकॉग्निशन के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी है, वहां पे ये देखना है कि कितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, और फिर मॉक इंटरव्यू के टाइम पे तो वो एप्लीकेशन सॉर्टेड हो ही जाता है। ठीक है। यस सर, इसका ध्यान रखना। ओवरऑल मेरे ओपिनियन में जो अभी के टाइम पे यूपीएससी ट्रेंड जा रहा है, वो है कि इंफॉर्मेशन टेस्टिंग की बजाय वो डिसीजन टेस्टिंग कर रहे हैं, स्पेशली इन प्रीलिम्स, कि आप कितने अच्छे से सही डिसीजन ले पाते हो क्वेश्चन को छोड़ने का। ठीक है। जैसे आपने फर्स्टली सही डिसीजन लिया कि आपने सारा पेपर एक बार देख लिया, उसमें जो इजी थे वो आपने क्विकली सोल्व कर दी, लेकिन आपने जो डिसीजन गलत लिया वो ये था कि आपने कुछ क्वेश्चन जो स्किप कर देने चाहिए थे वो आपने अटेम्प्ट कर दिए। तो ये डिसीजन मेकिंग में आपका इशू है। तो जितनी ज्यादा आप डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर पाओगे, स्पेशली इन द केस ऑफ प्रीलिम्स, जो कि आपका अभी के टाइम पे सबसे बड़ा इशू भी है, वो सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है। यस है ना? इसके अलावा कोई चीज जो आप पूछना चाहते हो, बताओ। सर, बस वही है सर, मेंस वाला थोड़ा डाउट रहता है, जैसे हम्म सर जैसे वो
आपने जैसे बोला कि इवेल्युएशन की प्रॉब्लम रहती है ना, तो जैसे कभी आंसर भी लिख रहा हूँ, जैसे मैं आंसर तो रोज के लिखने लग गया, तो पर वही बात है ना कि उसको इवेल्युएशन के लिए, क्योंकि आज के टाइम में जो इवेल्युएटर है मैंने काफी देखे हैं, वो कोचिंग इंडस्ट्री वाले ना ज्यादा वो रखते हैं, वो टीचर्स जो होते हैं खुद चेक नहीं करते, तो इवेल्युएशन उनका कोई और ही करता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा फॉल्टी इवेल्युएशन होते हैं, वो ट्रस्टेबल नहीं है। देखो तो सर मेन इशू वही आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो सीखनी होगी वो है सेल्फ इवेल्युएशन, क्योंकि आपका आंसर जितने अच्छे से आप पढ़ोगे, आप उसमें मिस्टेक्स ढूंढोगे, उतने अच्छे से रेयरली कोई पढ़ेगा। मतलब ठीक है उतना वो, क्योंकि वो उतने मोटिवेटेड नहीं है उसके लिए, उनके लिए इट इज जस्ट अनदर आंसर। ठीक है, तो आपको सेल्फ इवेल्युएशन सीखना होगा। अब वो सेल्फ इवेल्युएशन आप कैसे करोगे, तो इस पे मैंने मेंस मास्टर प्रोग्राम है भी सही, मेरी वेबसाइट पे फ्री में ही है, एंड यूट्यूब पे भी आंसर राइटिंग मेंस वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने क्लियरली दे रखा है। बेसिकली मैं यहाँ पे क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको टॉपर कॉपीज देखनी है, वहां पे आपको एक पैटर्न दिखेगा, ठीक है, और उन कॉपीज में जो पैटर्न है उसके बेसिस पे आपको अपने आंसर को इवेल्युएट करना है खुद से। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन है तो 10 मार्कर में उनका इंट्रोडक्शन मेनली 2-3 लाइन्स का होता है, अगर आपका 5-6 लाइन्स में जा रहा है तो फिर आपको वो सुधारना है, ये खुद से ही पता पड़ जाएगा आपको। उन्होंने सब हेडिंग बना रखी है, 3 डायमेंशन थे क्वेश्चन के, उन्होंने 3 डायमेंशन की सब हेडिंग बनाई, ठीक है, आपने नहीं बना रखी सब हेडिंग, उसको बॉक्स नहीं कर रखा, तो वो आपको सुधारना है। टॉपर्स आप देख रहे हो कि छोटे छोटे पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट लिख रहे हैं, आप पैराग्राफ में लिख रहे हो अगर, तो फिर वो आपको सेल्फ इवेल्युएट करके सुधारना है। ऐसे आपको इनिशियली सेल्फ इवेल्युएशन करना है। जितना आप टॉपर कॉपीज के बेसिस पे खुद के आंसर को सेल्फ इवेल्युएट करोगे, उतना फास्टर वे में आप सीख जाओगे। फिर फाइनली फॉर टाइम मैनेजमेंट, फॉर गेटिंग फीडबैक, यू कैन ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। मेरे ओपिनियन में इनिशियली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सही नहीं है, ठीक है, डिसिप्लिन का इशू है तो जरूर कर सकते हो, बट इनिशियली तो आप टॉपर कॉपीज से खुद पीवाईक्यू आंसर लिख के भी जज कर सकते हो खुद को, एंड फ्रॉम देयर यू विल लर्न द मोस्ट। तो ये वाला तरीका आप अपनाओ, है ना। ठीक है मोहित, तो अब हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आई होप बाकी जितने भी एस्पायरेंट इसको सुनेंगे दे विल लर्न फ्रॉम योर जर्नी, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस। एंड अगर किसी और को भी यहाँ पर आना है इस ऑडियो पॉडकास्ट पे, देन दे कैन फिल द फॉर्म, और टीम विल कॉन्टेक्ट देम। थैंक यू मोहित, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू सर।